Hello everyone. This is the lecture 2 of the metals and non-metal for class 10 students. Okay. So लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या किया था, डिस्टिंग्विश किया था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, ठीक है। मेटल की रिएक्शन अलग अलग चीज़ों के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ। और वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी का एक ओवरऑल ऑर्डर निकाला जा सके। हम मेटल्स, अलग अलग मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, ताकि हमें एक ओवरऑल जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिल जाए। ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंबशन और बर्निंग ऑफ मेटल्स इन एयर। कंबशन और बर्निंग ऑफ मेटल्स इन एयर। ओके। तो सबसे पहले तो बर्निंग या कंबशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंबशन और बर्निंग इन एयर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कंबशन और बर्निंग इन एयर का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर। So it means that reaction with O2 at high temperature, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। ओके। तो अब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हम कंबशन पढ़ने जा रहे हैं, तो कंबशन का मतलब तो यही होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन जो होती है, जैसा कि हम एसिड बेस वाले चैप्टर में भी हमने एक जनरल रिएक्शन पढ़ी थी। मतलब मेटल कोई सा भी हो, जो प्रोडक्ट में बनेगा वो वही बनेगा, जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो इसकी जो जनरल रिएक्शन होती है वो लिख लेते हैं भाई। जनरल रिएक्शन ये होती है कि मेटल की रिएक्शन जब O2 से करवाते हैं, यानी कि मेटल का जब कंबशन या बर्निंग करते हैं, ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है मेटल ऑक्साइड मिलता है। ओके। अब देखिए, इसे आपको, इस रिएक्शन को आपको याद करना है, RML याद कर लेना है इस रिएक्शन को। अब अलग अलग मेटल जो होते हैं वो अलग अलग रेट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। डिफरेंट मेटल्स reacts with O2 at different speeds, या डिफरेंट रेट बोल सकते हैं। अलग अलग रेट से रिएक्ट करते हैं। कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कोई मेटल कम रिएक्टिव होता है, या कोई तो रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। तो कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से कम रिएक्टिव होते हैं, या कौन से रिएक्टिव ही नहीं होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जितने भी हमारे एनसीईआरटी में जिनके बारे में डिस्कस कर रखा है, ऐसे तो मेटल्स बहुत सारे हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल ही मेटल से भरा हुआ है। तो सबकी रिएक्शंस नहीं स्टडी की है हमने, केवल कुछ ही सेलेक्टेड मेटल्स की रिएक्शन की स्टडी की है हमने। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ओके। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं टूवर्ड ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम। जब सोडियम का रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, सोडियम का रिएक्शन जब हम O2 से करवाते हैं, तो इस रिएक्शन के लिए कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन नहीं चाहिए हमें, ना हाई टेम्परेचर, कुछ भी नहीं चाहिए। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी, बिकॉज सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए।
रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है और सोडियम का ऑक्साइड बन जाता है भाई, सोडियम का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ऐसा ही पोटेशियम के साथ भी रिएक्शन होगी। पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव है, ये रूम टेम्परेचर पर ही O2 के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये अपना ऑक्साइड बना देगा K2O। ऑक्साइड का फॉर्मूला आप खुद से भी लिख सकते हैं क्रिस क्रॉस करके। आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है और सोडियम की जो हमें पता है +1 होती है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम का भी बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो रही है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये हाईली रिएक्टिव हैं टूवर्ड ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीजन। ओके, और इस रिएक्शन की एक और ऑब्जर्वेशन होती है कि ये रिएक्शन इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है। ठीक है, तो प्लस ये सोडियम ऑक्साइड तो बनेगा ही, इसमें हीट भी मिलेगी, बहुत सारी हीट मिलेगी। ठीक है, और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इसे आग ही लग जाती है। मतलब आप रिएक्शन करवाओगे अगर सोडियम की ऑक्सीजन के साथ तो वहीं आग ही लग जाएगी, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है, और जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो इसके बारे में भी लिख देते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओके, और इसी वजह से क्योंकि सोडियम एयर के साथ रूम टेम्परेचर पे ही इतना ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है, तो इसीलिए सोडियम को या पोटेशियम को हम किस में स्टोर करते हैं। अगर सोडियम और पोटेशियम को अगर ओपन एयर में रख देंगे, और ओपन एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ढेर सारी ऑक्सीजन है हमारे आसपास, तो उसके साथ तुरंत रिएक्शन करके सोडियम अपना ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और हो सकता है कि जहां हमने उसे बहुत सारा सोडियम अगर स्टोर कर रखा हो तो वहां कोई एक्सप्लोड भी हो जाए, एक्सप्लोजन भी हो जाए, बिकॉज ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम को या पोटेशियम को इन्हें स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में या पैराफिन वैक्स में हम इसे स्टोर करते हैं। और उसका हमारा मोटो ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए सोडियम और पोटेशियम। तो ये भी लिख देते हैं हम, नोट लिख लेते हैं भाई, ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी of sodium and potassium toward oxygen O2, they are stored in kerosene oil और पैराफिन वैक्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स मोम को बोलते हैं जिससे कैंडल बना होता है। ठीक है, तो इसमें स्टोर करते हैं भाई। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं कुछ और मेटल्स की जिसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। अगला एग्जांपल हो गया हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सॉलिड की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए इसे हमें हीट करना पड़ता है, या ऐसा बोले कि फ्लेम के ऊपर हमें मैग्नीशियम, ये हम रिएक्शन को पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, मैग्नीशियम का ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, और यहाँ पे MgO सॉलिड बन जाता है। ये एक्टिविटी थी चैप्टर 1 में आपने पढ़ी होगी। इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन जो होता है, इस रिएक्शन का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो ये होता है कि वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती है जब मैग्नीशियम की बर्निंग करते हैं, मैग्नीशियम रिबन की वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती है इसमें। एक तो ऑब्जर्वेशन ये था, और दूसरा ये था कि मैग्नीशियम की बर्निंग करने से पहले हमें उसे क्या करना पड़ता था, उसके ऊपर पहले से जो ऑक्साइड लेयर आई होती है उसे रिमूव करना पड़ता था। ठीक है,
तो ये ऑब्जर्वेशंस थी यहाँ पे, इसके बारे में लिख देते हैं. फर्स्टली, the oxide layer, already formed oxide layer, already formed oxide layer is removed by rubbing with sandpaper. ओके, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ये वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है. जब ये बर्न होता है मैग्नीशियम, तो वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती है हमें, प्रोड्यूसेस वाइट डेजलिंग फ्लेम. तो क्योंकि मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए, तो डेट मीन्स मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लाइक सोडियम और पोटेशियम जितना रिएक्टिव नहीं है, ठीक है. तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है थोड़ा. ओके, अब आगे बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की. जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम करवाते हैं O2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, Al2O3 मिलता है भाई. इन रिएक्शंस को बैलेंस तुम कर सकते हो, अगर आपके समझ में नहीं है, मतलब ये बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आसानी से हो सकती है बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम लिख लेंगे हम, तो ये बैलेंस भी हो गई. बैलेंस करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है. अभी तो हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं बैलेंसिंग छोड़ भी सकता हूँ कहीं कहीं, तो आप लोग कर सकते हो उसे. ओके, नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है यहाँ पे. अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन तो जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही हो रही है, ठीक है. जब हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, ये डेल्टा हीट का सिंबल होता है, सिंबल, ये ट्रायंगल बोलो, डेल्टा बोलो, कुछ भी बोलो, सिंबल फॉर हीट. हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल जाता है. ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है. ये एम्फोटेरिक क्या था, हल्का हल्का याद आया होगा आप लोगों को, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक के बारे में, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है. तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. एम्फोटेरिक वो होते थे जो कि एसिड, जिनके अंदर एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज होती थी, यानी कि वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं. एम्फोटेरिक और न्यूट्रल दो अलग अलग बातें हैं. न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है जो एसिड भी ना हो और बेस भी ना हो. एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड भी हो और बेस भी हो. ओके, सो एम्फोटेरिक इन नेचर can act as acid as well as base. तो बहुत ही बढ़िया, हमें समझ में आ गया. बट अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि जो मेटल के ऑक्साइड है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए मेटल, एंड आई हैव टॉट यू दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट ये एम्फोटेरिक कैसे हो गया. तो वो जर्नल बात मैंने की थी, सभी मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो बेसिक नहीं होते हैं, कुछ एसिडिक भी होते हैं, ठीक है, और कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं. तो नोट लिख लेते हैं इसके बारे में. नोट ये है, metal oxides are metal oxides are generally basic in nature, but few of them are amphoteric. बट उनमें से कुछ क्या होती हैं, एम्फोटेरिक होती हैं. जैसा कि एक एग्जांपल तो ऊपर ही हमें दिख गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है. इसके एग्जांपल एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन सी होगी, Al2O3 होगी. एक और होती है
और भी बहुत सारी होती हैं, बट आप ये दो याद रखना, ZNO और Al2O3। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। अब ये एम्फोटेरिक हैं तो ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकती हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकती हैं, या उल्टा बोलूँ कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकती हैं और ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकती हैं। तो ये कभी कभार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवा के दिखाइए या बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शंस मैं लिख देता हूँ इनकी। जब Al2O3 की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। ओके, और इस टाइम पे जो हमारा Al2O3 है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें वो मिलता है AlCl3 सॉल्ट मिलता है प्लस H2O। ओके, और यही Al2O3 बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। तो जब इसके NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें वो मिलता है NaAlO2। ओके, प्लस H2O। तो जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये एसिड की तरह एक्ट करता है, एक्टिंग एज एसिड। ओके, दिस इज फाइन। अब ZNO की रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, कभी कोई पूछ ले तो हम बता सकते हैं। ZNO भी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और बेस की तरह के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ये रिएक्शंस आप लोग तब लिखोगे जब आपको कभी कोई बोले कि इसे जस्टिफाई करिए कि Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या ZNO एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो जस्टिफाई करने के लिए आप ये रिएक्शंस लिख सकते हैं, भाई देखो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेंगे ZNO Cl के साथ रिएक्शन करता है तो ZnCl2 प्लस H2O। और जब ये बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है Na2ZnO2 प्लस H2O। ओके, इनके नाम भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और ये नीचे इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ओके, तो ये था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ये क्या कहानी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। अब आगे बात करते हैं हम, आगे क्या रह गया है वो देख लेते हैं। ओके, नाउ इज द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाया था कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, जनरली बेसिक इन नेचर होती हैं। बट आप लोग बोलोगे सर बेस तो वो होता था, आपने हमें एसिड बेस चैप्टर में डेफिनेशन लिखवाई थी कि बेस वो होता है जो सॉल्यूशन में वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे वो क्या दे, ओ एच नेगेटिव आयन दे। बट हमें तो अगर कुछ मेटल ऑक्साइड्स की बात करें जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, इसमें तुम्हें ओ एच नेगेटिव नज़र ही नहीं आ रहा है। तो कहाँ से आता है ओ एच नेगेटिव, भाई बेस है तो ओ एच नेगेटिव कहीं ना कहीं से तो आना ही चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जैसे ले लिया सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड जो ऊपर ही अभी हमने बनाई थी। ठीक है, सोडियम को हीट करने सोडियम का जब कंबशन होता है तो तब भी ये सोडियम ऑक्साइड हमें मिलता है। पोटेशियम का होता है तो पोटेशियम ऑक्साइड मिलता है। अभी तो इनके अंदर ओ एच नेगेटिव आयन नहीं है, तो फिर हम इन्हें बेसिक क्यों बोल रहे हैं, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि जब हम इन्हें वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, सोडियम के ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो तब क्या करता है, ये NaOH बना लेता है, NaOH बना लेता है। ठीक है, NaOH बन गया और इस NaOH के अंदर क्या है, OH नेगेटिव है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसीलिए बेस है। ओके, मतलब अल्टीमेटली OH नेगेटिव आयन कहीं ना कहीं से तो आएगा ही सॉल्यूशन में।
और सिमिलरली पोटेशियम ऑक्साइड के साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ से KOH बन जाता है, KOH के अंदर OH नेगेटिव है, तो हमें इस K2O से पानी में डिजोल्व करने पर OH नेगेटिव आयन मिल गया, तो ये भी बेस है। तो ये भी बात कर ली हमने। ओके, अब आगे बात करते हैं हम। कुछ मेटल्स होते हैं ऐसे जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट होता है, ठीक है। और उन मेटल्स को बोलते हैं हम पैसिव मेटल्स। ओके, तो मैं लिख देता हूँ पैसिव मेटल्स के बारे में। पैसिव मतलब लेस रिएक्टिव। और वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनके ऊपर क्या है, ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है। तो पैसिव मेटल्स की बात कर लेते हैं। those metals those metals which do not react do not react with O2 due to the presence of an oxide layer on their surface are known as passive metals, ठीक है। तो पैसिव मेटल्स होते हैं, तो अगर इनका ऑक्सीजन के साथ हमें रिएक्शन करवाना है तो इसकी लेयर को पहले रिमूव करना होगा। और एक पैसिव मेटल तो आपको पहले से ही पता है, जो भी हमने जिसके बारे में बात की थी। और इनके एग्जांपल्स जो हैं वो है, पहला तो हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर भी ऑक्साइड का लेयर होता है। जिंक के ऊपर भी ऑक्साइड का लेयर होता है। और लेड के ऊपर भी ऑक्साइड का लेयर होता है। तो ये पैसिव मेटल्स होते हैं। अगर इन्हें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर का जो ऑक्साइड का लेयर होगा उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम, इनके ऑक्साइड का लेयर, इनके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर आने का एक फ़ायदा भी है, ठीक है। सो व्हाट इज़ दैट एडवांटेज? एडवांटेज ये होता है कि जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन है, तो जो केबल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पोल्स पे बड़ी बड़ी केबल्स होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। और अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता होता, ठीक है, अगर इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर ना बनती, तो वो जो केबल्स होती वो कुछ ही सालों बाद, 2-4 साल बाद क्या हो जाती, वो कोरोड हो जाती, ठीक है, उनमें कोरोजन हो जाता और वो बेकार हो जाती। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन के सॉरी एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर होता है जो कि उसे फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने देता है। तो एक फ़ायदा भी है इसका, ठीक है, ऑक्साइड की लेयर का। तो ये बड़ी ही कमाल की चीज़ थी। अगर ऐसा ना होता तो हम बार बार 2-4 साल बाद फिर तारे हटा हटा के बाद में लगाते रहते। ओके, वैसे रस्टिंग से काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड कई बिलियंस ट्रिलियंस में पैसे खर्च होते हैं भाई इस रस्टिंग की वजह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आयरन की। ओके, आयरन जो होता है, आयरन O2 के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। RT लिख देता हूँ रूम टेम्परेचर को। अगर हम इसे हाई टेम्परेचर भी करें तो ये भी तब भी रिएक्शन नहीं करता है, बिकॉज आप अगर आयरन को, आपने देखा ही होगा, अगर आयरन को गर्म कर दें, ठीक है, रेड हॉट भी कर दें, तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो आयरन अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो वापस से ऑक्साइड में तब भी रिएक्शन नहीं करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। तो हाई टेम्परेचर पे भी आयरन रिएक्शन नहीं करता है। तो देखिए, रिएक्ट करवाने के या रिएक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका होता है। रिएक्टिविटी बढ़ाने के कुछ
मेथड होते हैं। ओके, और वो मेथड क्या होते हैं कि वो मैं लिख ही देता हूँ। मेथड्स टू इंक्रीज रिएक्टिविटी, अगर कोई चीज़ रिएक्ट नहीं करती है तो हम उसे कैसे कैसे रिएक्ट करवा सकते हैं। ओके, मेथड्स टू इंक्रीज रिएक्टिविटी। तो पहला होता है, जो फर्स्ट मेथड है वो तो यही है कि आप टेम्परेचर को बढ़ाएं। ठीक है, फर्स्ट इज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जो चीज़ लो टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं हो रही है तो देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट इट कैन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। सेकेंड थिंग इज आप सरफेस एरिया बढ़ा दें, जो भी आपके रिएक्टेंट है। ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो उससे भी क्या हो जाता है, उससे भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ये सरफेस एरिया बढ़ाने से मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास एक सॉलिड हो। ठीक है, आप सॉलिड की रिएक्शन करा रहे हैं सीधी सीधी किसी चीज़ के साथ, तो वो रिएक्शन नहीं हो रही है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी बढ़ानी है या उस रिएक्शन को करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, सॉलिड का पाउडर बना सकते हैं। अगर आप पाउडर बनाएंगे तो उसके बहुत सारे, या तो पाउडर बना दीजिए या उस सॉलिड को बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में क्या कर दीजिए, उसे काट दीजिए। उससे क्या होगा कि उसका जो रेक्टेंट है उसका बहुत सारा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरे रेक्टेंट के लिए एक्सपोज हो जाएगा। उससे भी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अभी हम इसमें भी देखेंगे कि आयरन की रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी नहीं हो रही थी, हमने टेम्परेचर बढ़ा के देखा तब भी नहीं हो रही है। तो अब थर्ड थिंग हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इस आयरन को। अभी हम इस आयरन का एक ब्लॉक ले रहे थे, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे थे आयरन का, बट अब हम क्या करेंगे, आयरन फाइलिंग्स का यूज़ करेंगे। आयरन फाइलिंग्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आयरन के पीसेस। आप सबने शायद देखा भी हो किसी ने, अगर किसी के घर के आसपास वेल्डिंग शॉप होती है, या किसी ने कभी वो आ, किसी ने कभी आयरन रोड्स को या सरिया जो होता है उसे काटते हुए देखा हो कभी। जो कटर होता है, कटर के आसपास क्या होता है, कुछ कचरा सा पड़ा रहता है जो आयरन कट जाता है उसका, उसे ही आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, वो पाउडर की तरह ही होता है बिल्कुल। तो हम आयरन आयरन फाइलिंग्स का जब यूज़ करते हैं हम, ठीक है, तो उस केस में आयरन फाइलिंग्स का जब हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये रिएक्शन हो जाती है भाई। यहाँ पे ये रिएक्शन तब पॉसिबल हो पाती है और हमें मिल जाता है आयरन का ऑक्साइड Fe3O4। ओके, और ये Fe3O4 अगर आप यहाँ पे वैलेंसी निकालने जाएंगे आयरन की +2 या +3 तो ये नहीं निकल पाएगी, बिकॉज ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। असल में ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये Fe3O4 ऐसे नहीं बना है, ये दो ऑक्साइड्स को मिला के बना है। और वो कौन सी दो ऑक्साइड्स को मिला के बना है, वो है कि आयरन, जिसमें आयरन की वैलेंसी 2 होती है वो वाला ऑक्साइड, प्लस आयरन की वैलेंसी जिसमें 3 होती है वो वाला ऑक्साइड। ठीक है, ये +3 और ये +2, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा Fe3O4। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है भाई, तो वो बन जाता है। और उसके बाद में अगर कॉपर की बात करें, सो इफ़ यू टॉक अबाउट कॉपर, तो कॉपर सॉलिड की जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज लो टेम्परेचर पे कॉपर भी रिएक्शन नहीं देता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लो टेम्परेचर पे हो जाती होती तो मैं हाई टेम्परेचर पे हम क्यों करवाएंगे भाई। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ इसकी रिएक्शन जो होती है वो पार्शियल रिएक्शन होती है। पूरा सारा का सारा कॉपर जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, एक पार्शियल रिएक्शन होती है, इसे याद रखेंगे। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये, ठीक है, ये कॉपर +2 में बना है, कॉपर दो वैलेंसी शो करता है
+1 and +2, और ये जो ऑक्साइड बनता है वो +2 वैलेंसी में बनता है इसका, और ये ब्लैक इन कलर होता है। और ये रिएक्शन क्या होती है? पार्शियल रिएक्शन होती है, सारा का सारा कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा होता है असल में, ये कॉपर का ब्लॉक ले लिया हमने, ठीक है, कॉपर सॉलिड अगर ले लेते हैं हम, इसकी रिएक्शन अगर हम O2 से करवाते हैं, तो कॉपर का कुछ ऊपर वाला जो सरफेस होता है और वो कॉपर रिएक्ट कर जाता है और कुछ कॉपर बच जाता है। यहाँ पे तो कॉपर बच गया, और जो रिएक्ट करता है वो ब्लैक लेयर बन जाती है किसकी? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की, ठीक है। इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और बाकी अंदर वाला कॉपर जो होता है वो अनरिएक्टेड ही रहता है। तो ये भी हमें समझ में आ गया। और बात की जाए अगर गोल्ड और प्लेटिनम की, गोल्ड और प्लेटिनम का अगर ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाना चाहें तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं होती है, बिकॉज गोल्ड और प्लेटिनम क्या होते हैं? नोबल मेटल होते हैं। यहाँ तो सिल्वर की भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होती है भाई। तो ये नोबल मेटल्स हैं, इसीलिए रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये होगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में ये सारी कहानी। ओके, अब इन सभी रिएक्शंस को देखते हुए, ठीक है, हम एक ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए, और कौन कम था, ठीक है। तो ऑर्डर लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टूवर्ड O2। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है कि सबसे ऊपर हमने देखा था सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, और वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे थे, और रिएक्शन बड़ी ही एक्सप्लोसिव भी थी। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और उसके बाद में मैग्नीशियम था, देन एल्यूमिनियम, और उसके बाद में फिर आयरन, और सबसे कम जो था वो कॉपर था भाई। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने, जो जितनी भी रिएक्शंस अभी परफॉर्म करवाई, उनके बेसिस पे हमने ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ अब हम आगे बात करेंगे रिएक्शन ऑफ सेकंड, जो केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है मेटल्स की, that is reaction of metals with water। वाटर के साथ रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स की। तो सबसे पहले हमें जनरल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जनरल रिएक्शन ये होती है कि जब भी मेटल की रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं तो फिर क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ओके, और वाटर का अमाउंट, जाहिर सी बात है, वाटर तो इजीली अवेलेबल है, और वाटर का अमाउंट हम ज़्यादा ही लेते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है यहाँ पे, ये जो मेटल ऑक्साइड यहाँ पे बना है, ये फर्दर फिर वाटर से रिएक्ट करके, जो कि ऊपर भी मैंने बताया था, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है भाई, मेटल की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, प्लस H2 गैस रिलीज होती है, और वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ फिर रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी भाई। ओवरऑल रिएक्शन कुछ ये होगी, मेटल की रिएक्शन जब H2O से करवाएंगे तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस H2 गैस मिलती है। मेटल ऑक्साइड की तो बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज मेटल ऑक्साइड तो फिर कन्वर्ट हो गया ना मेटल हाइड्रोक्साइड में।
तो इस रिएक्शन को आपको याद रखना है भाई, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है हमें, मेटल मेटल को जब, जो याद रखना है आपने, ये वाली रिएक्शन करनी है कि मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेटल कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे। सोडियम की रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं और वो भी कोल्ड वाटर से, तो ये रिएक्ट कर जाता है बिकॉज सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। पीछे भी हमने देखा था, ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था सोडियम, तो वाटर के लिए भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये फट से क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज होगी भाई। ओके, सिमिलरली पोटेशियम के साथ भी ऐसा ही होगा। पोटेशियम भी जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, और वो क्या बनाता है, वो KOH प्लस H2 गैस रिलीज होती है इसके केस में भी, ठीक है। ये कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन करते ही करते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उससे कमाल की बात तो ये होती है कि इस रिएक्शन में हीट भी बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, दोनों के केस में हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। और इतनी ज़्यादा हीट निकलने से ये होता है कि ये जो H2 गैस होती है, इसका एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी फ्यूल अगर हो, ठीक है, कोई सा भी फ्यूल, जैसे पेट्रोल है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना, पेट्रोल हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो एकदम से खुद से ही जल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो एक फ्यूल को या किसी भी चीज़ को जलने के लिए, उसके कंबशन के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, उसे बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये हीट बहुत ज़्यादा होती है, ये जो हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये H2 को उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। और जब उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो उसका कंबशन हो जाता है, ठीक है, और आग लग जाती है। तो अगर किसी को पानी में आग लगानी हो तो सोडियम का एक गोला उसमें फेंक दो, ठीक है। ओके, तो ऐसा ही होता है भाई, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम और पोटेशियम को जब पानी में डालेंगे, चाहे कोल्ड वाटर में आप डाल दो, हॉट वाटर में डालोगे तो वो तो तब तो तबाही हो जाएगी भाई। अभी तो कोल्ड की बातें चल रही है यहाँ पे, कोल्ड वाटर में ही आग लग जाती है, ठीक है। और वो आग किसकी वजह से लगती है, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन गैस है वो जल जाती है। हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल ही है, ठीक है, रॉकेट फ्यूल बताया था मैंने आपको पहले भी। सो इसके बारे में लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड द H2 गैस, हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, एंड द H2 गैस, H2 gas released achieves the ignition temperature and catches fire, आग लग जाती है यहाँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम और पोटेशियम। अब आगे बात करते हैं हम कैल्शियम की। जब कैल्शियम की रिएक्शन हम करवाते हैं तो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, दैट मीन्स कैल्शियम भी काफ़ी रिएक्टिव है, बट इस केस में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस H2 गैस निकलती है, बट यहाँ पे कोई आग वाग नहीं लगती है भाई, बिकॉज हीट जो होती है वो कम रिलीज होती होगी इस केस में, हीट जो होती है वो काफ़ी कम रिलीज होती है। ओके, और इस रिएक्शन का, कैल्शियम की रिएक्शन विद कोल्ड वाटर का एक और ऑब्जर्वेशन भी होता है, वो ये होता है कि ये जो H2 गैस रिलीज होती है, ये जो कैल्शियम सॉलिड जो हमने डाला था पानी में, उसके सरफेस पे जाके स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैल्शियम क्या करने लगता है, वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है। द H2 गैस रिलीज्ड
get stick to the surface of calcium solid and it starts floating. तो जो जिसकी वजह से ये जो बबल्स होते हैं H2 गैस के, वो क्या हो जाते हैं, कैल्शियम के सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लगता है. ओके, दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन. अब उसके बाद में मैग्नीशियम की बात करते हैं. जब मैग्नीशियम का रिएक्शन हम करवाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है. तो डेट मीन्स मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है. और अगर हॉट वाटर की बात करें तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है. तो यहाँ से भी वही बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होगी. और यही H2 गैस क्या क्या होती है इस केस में भी, मैग्नीशियम के केस में भी मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक हो जाती है, स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम and it starts floating. तो मैग्नीशियम के लिए भी यही ऑब्जर्वेशन है. अब हम आगे बात करें अगर नेक्स्ट इज, हाँ आगे बात की जाए अगर एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम जिंक आयरन जो होते हैं ये वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं होती है इनकी, और इनकी हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं होती है. तो फिर कब रिएक्शन होती है, जब हम क्या करें, स्टीम का यूज़ करते हैं तो तब रिएक्शन हो जाती है. ठीक है, स्टीम के केस में भी क्या होगा कि हॉट वाटर यानी कि वो है तो वो लिक्विड ही, स्टीम के अंदर ज़्यादा हीट होती है पहली बात तो, और दूसरी चीज़ की स्टीम का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिएक्ट कर सकती है. ओके, तो इसीलिए स्टीम जो होती है उसके साथ रिएक्शन हो जाती है. एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन हम H2O गैसियस, H2O गैसियस मीन्स स्टीम, स्टीम के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो जाती है और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. हमने बोला था मेटल की रिएक्शन जब किससे करवाएंगे, जब मेटल की रिएक्शन हम H2O से करवाते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मिलती है, बट इस केस में मेटल ऑक्साइड मिलेगा. बिकॉज क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में देखिए रिएक्शन कुछ ऐसे नहीं थी, रिएक्शन स्टेप वाइज थी. पहले मेटल ऑक्साइड ही मिलता था और वो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता था. बट इस केस में क्या है, एल्यूमिनियम के साथ हम वाटर का तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ हम यूज़ कर रहे हैं किसका, स्टीम का. तो यहाँ कोई भी वाटर अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर एल्यूमिनियम घुल के, ठीक है, डिजोल्व होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना दे. तो इस केस में ऑक्साइड ही मिलेगा एल्यूमिनियम का, प्लस H2 गैस रिलीज होगी भैया. ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, here we don't get, ठीक है, यहाँ हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता है. याद रखेंगे इसे. ऐसे ही आयरन के साथ भी रिएक्शन हो जाती है. जब Fe की रिएक्शन यहाँ पे करवाते हैं हम H2O गैसियस के साथ यानी कि स्टीम के साथ, तो इस केस में हमें आयरन का ऑक्साइड, वही ऑक्साइड जो मिक्स्ड ऑक्साइड था आयरन का, वो मिल जाता है हमें Fe3O4 प्लस H2 गैस. Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये FeO
प्लस Fe2O3 से मिलके बना हुआ है। ओके। और कुछ मेटल्स जो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं वो हैं लेड, कॉपर, सिल्वर। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम तो रिएक्शन करेंगे नहीं, हमें पता है उसके बारे में। H2 किसी भी फॉर्म हो, कोई सी भी फॉर्म H2 की, कोल्ड H2O, ठीक है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, किसी के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करते हैं भाई। ओके, तो इस केस में रिएक्शन नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, ये सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो रिएक्शन विद H2O थी उसके हिसाब से कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव था और कौन सा कम था। तो मैं लिख देता हूँ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टूवर्ड H2O। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थे वो सोडियम और पोटेशियम थे, बिकॉज उस केस में ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर रहे थे और हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही थी। किसी भी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हो तो डेट मीन्स वो रिएक्शन मतलब वो जो भी रिएक्टेंट होंगे उसमें काफ़ी रिएक्टिव होंगे, इसीलिए ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। तो सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। उससे कम रिएक्टिव होगा हमारा कैल्शियम जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता था। उससे कम मैग्नीशियम जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता था। और सबसे कम एल्यूमिनियम और आयरन जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन करते थे। तो ये ऑर्डर को याद रखना है भाई। मतलब इस ऑर्डर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम ओवरऑल ऑर्डर तो निकालेंगे ही, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऐसा था। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड्स की रिएक्शन में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, तो वो सेम ही रिएक्शन हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ नई बातें भी पढ़ेंगे, जो हमारी कुछ बातें रह गई थी उसके बारे में भी बात करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही था। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। यही था भाई।